रिजवान अब्बासी, मैं आपसे आगाज़ करूंगा। गिलगित बल्तिस्तान का मामला बहुत अहम है इस वक्त। ये बताइए कि होना तो ये था, हमें तो ये लग रहा था कि आज जो है वो मामला निमट जाएगा और नए वज़ीर आला का इंतखाब हो जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में एग्जैक्टली हुआ क्या है? ईसा, अगर हम बात करने से पहले हम आगाज़ करें इस पूरे सिनेरियो का, तो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में ये पहली मरतबा हुआ है कि जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव्स हैं, यानी आज़ाद कश्मीर से वज़ीर आज़म और गिलगित बल्तिस्तान से वज़ीर आला को अदालती नाअहली का सामना करना पड़ा है। गुज़श्ता रोज़ यानी मंगल के रोज़ जब अदालत में केस चल रहा था वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के ख़िलाफ़, जो कि आगा शहजाद गुलाम ने दायर कर रखा था उनकी एक डिग्री को लेकर, जो कि बेलफोर्ड यूनिवर्सिटी से थी। बाद जो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान थे उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से वो डिग्री दोबारा उन्होंने जमा करवाई। कानून की डिग्रियां थी, इस पर काफ़ी अरसे से चल रहा था कि उनके ऊपर जो लटकती तलवार है। तो 29 मई को जो आगाज़ हुआ केस का, 29 मई को जो चीफ़ कोर्ट है गिलगित बल्तिस्तान की, उन्होंने आगाज़ किया। चीफ जो एपेलेट कोर्ट है, चीफ कोर्ट है, तो तब से ये मामला स्टार्ट हुआ। और तब जो चीफ जज थे उन्होंने कहा कि हम इसको रोज़ की बुनियाद पर समाअत करेंगे। और बिलाखिर अब चूँकि हालात उस डगर पहुँच चुके थे कि अब वज़ीर आला को ये एहसास हो चुका था, मालूम पड़ चुका था कि उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आने वाला है, और वो असम्बलियाँ तहलील करने की भी कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन गुज़श्ता रोज़ फिर उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद जमा करवा दी गई। अब गुज़श्ता रोज़ जो ही उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद जमा हुई और दूसरी जानिब जो चीफ़ कोर्ट है, जो अपीलेट कोर्ट है, उसका जो उनकी नाअहली का जो फ़ैसला आया, तो जो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद वो नाअहल हो चुके हैं। और इस वक्त जो ताज़ा सूरत हाल वो ये है कि ताज़ा सूरत हाल की तरफ मेरा ख्याल है कि ईमान शाह साहब के पास चलते हैं। वो ज़ाहिर ऑन द स्पॉट मौजूद हैं। ईमान शाह साहब से अभी रब्ता जैसे ही कायम होता है ईमान शाह साहब को इंक्लूड करेंगे। मुझे ये बताएं कि तकरीबन 33 का ऐवान है जी, 33 का ऐवान है, तो वहाँ पर इस वक्त नंबर गेम क्या है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर हुकूमत दोबारा कायम कर पाएगी? देखिए, इसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि जो ही आज 3 बजे जो वज़ीर आला का इंतखाब होना था, तो हाजी गुलबर हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कानून साज असम्बली गिलगित बल्तिस्तान हैं, उन्होंने अपीलेट कोर्ट में जाकर अपनी अपील दायर कर दी कि मेरी सेहत ख़राब है और मैं इस इजलास में शरीक नहीं हो सकता, जिसकी वजह से जो अपीलेट कोर्ट है यानी चीफ़ कोर्ट है उन्होंने इस पर हुक्म इम्तनाही जारी करते हुए 72 घंटे का टाइम भी दे दिया। और उन्होंने कहा कि आइंदा जो 72 घंटे हैं उसके अंदर आप फ़ौरन जो शेड्यूल है उसको जारी करें। और इस वक्त अगर हम बात करें जो नंबर की, तो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के 33 मेंबरान असम्बली हैं। अब एक चूँकि नाअहल हो चुके हैं वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, अब पीछे 32 रहते हैं। और इस वक्त जो अक्सरियत है वो 17 जो वोट हासिल करेगा वो वज़ीर आला बनेगा। अगर हम बात करें नंबर गेम की, तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी अच्छी पोजीशन में है। चीफ जो गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला को नाअहल किया गया है उनको छोड़कर इस वक्त तकरीबन 18 लोग इस वक्त उनके पास मौजूद हैं। और यहाँ पर बड़ी अहम इत्तेहादी भी हैं, मजलिस वाहिद उनके भी गालिबन 3 लोग हैं। और इस वक्त वो भी चूँकि पाकिस्तान में यहाँ पर वो पाकिस्तान। अच्छा, और दूसरी तरफ फिर ये भी है कि जो मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी है उन्होंने अलहदा अपने जो है वो कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन पेपर्स बतौर नेक्स्ट वज़ीर आला PTI के तौर पर जमा करवाए हैं। अच्छा, मैं आपसे रिजवान गुफ्तगू करता हूँ मतीन हैदर साहब से, ज़रा मुझे उनको इंक्लूड करने दें। मतीन साहब, गिलगित बल्तिस्तान इतना सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक नौयत से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए अहम तरीन इलाकों में अब CPEC यहाँ से गुजरना है, चाइना के साथ हमारी कनेक्टिविटी इस रीजन से होती है, इस रीजन के ऊपर इंडिया किस किस्म के अज़ाइम रखता है, एवरीबडी नोज़ अबाउट इट। जिस तरीके से उस वक्त उनका मीडिया इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहा है, ये सियासी बहरान ख़ास तौर पर जो 1994 की इंडियन पार्लियामेंट की और 1962 की ये जो करारदादें हैं, वो करारदादें ये कहती हैं जिसमें इंडिया बबांग दौल ये क्लेम करता है कि जो आज़ाद कश्मीर का एरिया है, गिलगित बल्तिस्तान है, उसके ऊपर अपना क्लेम डालता है। एक्साई चेन लद्दाख इसके ऊपर अपना क्लेम करता है और ये कहता है कि ये तमाम के तमाम हमने हासिल करने हैं। तो वहाँ पर इस किस्म की पॉलिटिकल छेड़छाड़ इसके मुतहम्मिल हम हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और रिजवान अब्बासी साहब ने भी बड़ी तफसील से रोशनी डाली
और आपका भी सवाल उसकी फॉर्मेशन बड़ी अहम है। मैं ये कहूँगा कि ये इलाका इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसकी एक अपनी तज़वीराती अहमियत है, और आज ये सारी कार्रवाई एक ऐसे दिन की गई जब दूसरी तरफ हम CPEC की 10वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं, और वो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो स्ट्रेटेजिक रूट है CPEC का चाइना के साथ मिलाने वाला, और दूसरी तरफ इंडियन मीडिया जिस तरीके से वहाँ सूरत हाल को एक्सप्लाइट कर रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रिपोर्टिंग हो रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये सारा कुछ सिर्फ इसलिए किया गया कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी एक साबिक वज़ीर आज़म के लिए और एक पार्टी के सरबराह के लिए, और वो जिसे कहते हैं एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट थी। वहाँ की पुलिस उनके ऊपर डिप्यूट थी सिक्योरिटी के लिए, और बहुत सारे मामलात थे, वहाँ से फंडिंग हो रही थी। बहुत सारे एक पार्टी के जो अरकान हैं और उसके जो रहनुमा हैं, आज भी इतलात हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में छुपे हुए हैं। और फिर जिस तरीके से आज एक पार्टी के सरबराह की इस्लामाबाद में पेशी हुई, उनके मुख्तलिफ़ जो इंटरव्यूज़ चल रहे हैं बैनुल-अक़वामी मीडिया को, सोशल मीडिया पे उनका जो कौम से ख़िताब आ रहा है, उनके लबो लहजे में अभी तक तलखी ख़त्म नहीं हुई। तो ये वही वजूहात हैं कि आज ये फैसला कौन कार्रवाई वहाँ पे की गई। तो उस तलखी को ख़त्म करने का क्या ये तरीका है कि उस इलाके के लोगों के जहनों में तलखी डाल दी जाए? वहाँ वो पर उस इलाके के लोग इंतहाई इनोसेंट, इंतहाई जिसे कहते हैं वो पीसफुल, पुरअमन और अमन, अखुवत, मोहब्बत रखने वाले वो लोग, ना उस जैसी तलखियाँ जैसे तलखियाँ मुल्क के दीगर हिस्सों में सियासी तलखियाँ आ चुकी हुई हैं, लेकिन वहाँ पे ये सारी अखाड़ बिछाड़ करके एक गलत शुरुआत वहाँ पे शुरू की गई। और अब्बासी साहब ने सही कहा कि जिस तरीके से पहली मरतबा तारीख़ में आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में ये जुडिशल एक्टिविज़म किया गया है, अदालती इंटरवेंशन के ज़रिए, पहले उस ख़ित्ते के वज़ीर आज़म को हटाया गया, फिर इनके ऊपर ये कार्रवाई की गई। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा इससे बड़ा रॉन्ग मैसेज जाएगा और आगे अदम इस्तेकाम मज़ीद बढ़ेगा। लेकिन अब जो डेवलपमेंट ईसा नकवी साहब होने जा रही हैं, अब जिस सरबराह का नाम अब हम नहीं ले सकते, अब उनके ख़िलाफ़ भी घेरा तंग किया जा रहा है। नैब ऑर्डिनेंस जो तरमीमी आया उसमें जो इस पे आते हैं मतीन साहब, पॉलिटिकल मामला हमने उसके लिए पूरे 2 सेगमेंट उठा रखे हैं, बहुत ही अहम मामला हैं, उस पर ज़ाहिर है कि बात करेंगे। रिजवान, मुझे ये बताइएगा कि अददी एतबार से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नंबर पूरे हैं, लेकिन हमने ये देखा है, और ये पैटर्न को आज का पैटर्न नहीं है, एवरीबडी नोज़ अबाउट इट, कि मरकज़ में जिसकी हुकूमत होती है पाकिस्तान में, वो कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाता है। बहुत मैटर करता है कि मरकज़ में किसकी हुकूमत है, लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड है। इंतज़ार किया जाता है वहाँ पर जब हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करके ख़त्म होती है, उसके बाद नई हुकूमत जब कायम होती है, तो उस वक्त हम ये देखते हैं कि ये तब्दीली आती है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका आगाज़ किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद, 2 सूबों में उन्होंने अपनी हुकूमत खुद ख़त्म की, और 2 इलाकों में, इंतहाई अहम इलाकों में, कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत ख़त्म की जा रही है। तो नंबर गेम को क्या मरकज़ जो है यहाँ पर बैठी हुई फोर्सेस इम्पैक्ट कर पाएंगी, जोड़ तोड़ ऐसा कर पाएंगी कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ना बना पाए? अच्छा ईसा, यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर गेम्स की, तो बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर की। अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा, आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 33 रुकन असम्बली थे आउट ऑफ 53। तो जब तहरीक अदम एतमाद आई पहली मरतबा, दूसरी मरतबा नाहल ली हुई सरदार तनवीर इलियास की वज़ीर आज़म, तो तब 48 वोट मिले चौधरी अनवार उल हक को, और वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। 48 वोट, यानी 52 से आउट ऑफ 52 48 वोट मिल रहे हैं वज़ीर आज़म के लिए। आप अंदाज़ा लगाएं कि अब जो बैरूनी मुदाखले, ये भी नहीं समझ आ रही थी कि वो कैंडिडेट किसके, हर शख्स उनके लिए वोट एग्जैक्टली। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान की, तो इस वक्त की जो सूरत हाल है, अगर हम बिल्कुल यानी तमाम पार्टियों की जो वाबस्तगियाँ हैं आपस में एक दूसरे के साथ, जो कोलेशंस हैं, उसको छोड़ के, तो इस वक्त तहरीक इंसाफ और मजलिस वहदत मुस्लिमीन 21 का हिस्सा क्रॉस कर रही हैं। लेकिन ईसा, यहाँ पर फिर वही बात, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आज आपने देखा कि किस तरह गिलगित बल्तिस्तान की जो कानून साज असम्बली है उस पर किस तरह फोर्सेज आ गई, और फिर उसके बाद हमने देखा कि फ़ौरन ही इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को तब्दील किया
किया जा रहा है और वहाँ पर जो पंजाब में सर्विसेज दे रहे थे अफजल महमूद भट्ट, उनको वहाँ पर बतौर IG तैनात किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर कुछ तब्दीलियाँ, एक गैर मामूली सी तब्दीलियाँ थीं, वैसे ही गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो पीपल्स पार्टी के जो रुकन असम्बली हैं, कानून साज असम्बली हैं, ब्रिगेड जो एडवोकेट हैं अमजद, उनका बड़ा, यानी मैं समझता हूँ जो कि चूँकि हालात उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरह आज़ाद कश्मीर की तरफ जा रहे थे, फोर्सेस का वहाँ पर जाना, और ये भी इतलात हैं कि शायद अगले एक दिन में चीफ सेक्रेटरी को भी तब्दील कर दिया जाए। सही, हमें जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं यशफीन जमाल साहिबा। वेरी वार्म वेलकम टू द शो। सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं। यशफीन जमाल साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम ईसा, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। वालेकुम सलाम। यशफीन, आई होप कि आपने पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन हमारा सुना, जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में बहुत से मकामात हैं जिनको हम कहते हैं कि ये हसास मकामात है और उनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, ख़ास तौर पर जो CPAC का रूट जहाँ जहाँ से गुजर रहा है। और उसके हवाले से हमें ये भी बताया जाता है, हमारे रियासती इदारे इसके हवाले से डॉसियर्स और उसमें इंफॉर्मेशन दे चुके हैं कि इन इलाकों के लिए जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है रॉ इंडिया का, वहाँ पर एक स्पेशल सेल बनाया गया है और काम किया जा रहा है कि इन इलाकों में फॉल्ट लाइंस पर काम किया जाएगा, पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस पर, सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस पर, लिंगुअल फॉल्ट लाइंस पर। और हम जो इस वक्त जिस किस्म की इंस्टेबिलिटी और सियासी बहरान क्रिएट कर रहे हैं या हो रहा है, डोंट यू थिंक कि ये पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक मफादात हैं उसके खिलाफ? देखिए ईसा, इसमें मैं भी सुन रही थी जो बात कर रहे थे, उतनी डिटेल्ड इनसाइट मेरे पास शायद नहीं होगी जो वो ग्राउंड पे जो काम करने वाले जर्नलिस्ट है जिस तरह से उन्होंने दी। लेकिन ये जब हम कहते हैं कि हम फॉल्ट लाइंस क्रिएट कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान, जो बातें आपने की उन सबसे मैं इत्तेफाक करती हूँ। ये डेफिनेटली उन जगहों में से एक जगह है या वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इलाका है पाकिस्तान का जहां पर ऑफ कोर्स दुश्मन का इंटरेस्ट है। दुश्मन चाहेगा कि वहां पर कोई फॉल्ट लाइन क्रिएट हो और दुश्मन उस फॉल्ट लाइन का आके फायदा अपने लिए उठा सके। बट फॉल्ट लाइन कौन क्रिएट कर रहा है, ये भी तो एक सवाल है ना। ये सवाल क्या कोई जवाब दे सकता है? सीनियर हमारे उस्ताद हैं आपके साथ बैठे हैं, उनसे भी ये सवाल जरा करके देखें कि जब हम कहते हैं कि फॉल्ट लाइन क्रिएट की जा रही है तो कौन फॉल्ट लाइन क्रिएट कर रहा है? जब भी कुछ चीजों के ऊपर तब्दीली आती है, जिस तरह का इस वक्त मुल्क के अंदर ओवरऑल एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है और एक पॉलिटिकल मामला जिस तरीके से चल रहे हैं, तो हम वैसे भी मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा सा ना केओस के आदी हो गए हैं। तो हर चीज को, हर तब्दीली को, हर बात को हम जो है वो केओस की तरफ ले जाते हैं और उसको जोड़ते हैं। वहां पर एक पॉलिटिकल तब्दीली हुई है, बड़ी पॉलिटिकल तब्दीली हुई है, लेकिन क्या वो पॉलिटिकल तब्दीली एक्सपेक्टेड नहीं थी? क्या ये मामला बहुत अरसे से चल नहीं रहा था? क्या कहीं आप मुझे बताएं, बैक ऑफ योर माइंड, क्या आपको ये पता नहीं था कि आज नहीं तो कल यहाँ कोई इशू इस तरह का क्रिएट हो सकता है? तो आज जब वो हो गया तो उसको फॉल्ट लाइन वो अगर नहीं भी है तो मेरे ख्याल है क्या हम किसी को बावर करा देंगे कि वो फॉल्ट लाइन है। जब भी इस तरह की तब्दीलियां अचानक होती हैं, पॉलिटिकल केओस होता है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो अभी हमारे साथी यहाँ पर जो बैठे बात कर रहे थे कि मैं उनसे इत्तेफाक करती हूँ कि अगर कोई इस तरह की तब्दीली आ गई है, वहां से अगर एक ओहदे के ऊपर बैठी हुई शख्सियत ना अहल हुई है, तो उसके बाद होने वाले कुछ मामला से मैं खुद भी डिसएग्री करती हूँ कि हमें उनको नहीं डील करना चाहिए था। लेकिन बुनियादी तौर पर जो कुछ हुआ है, मैं नहीं समझती कि वो फॉल्ट लाइन है, पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। सियासत के अंदर ये सारे उतार चढ़ाव, सारे मामलात होते रहते हैं। हाँ, वो जो एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि हमें वैसे ही बहुत कॉर्नर्ड दिखाई दे रही है, उनके मामलात इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं कि ठीक नहीं है। उनके पास अभी भी एक किला जो है वो मौजूद था इस ओहदे की सूरत में, इस हुकूमत की सूरत में। बल्कि आपको तो पता होगा कि बहुत से सीनियर सहाफी जो है वो ये कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे नाम जो कि तलाश किए जा रहे हैं मतलब मिल नहीं रहे, शायद वहां पर पनाह लिए हुए थे, उनके लिए भी मामला जो है वो शायद अच्छे नहीं है। तो वहां से ये नैरेटिव जरूर प्रोजेक्ट किया जा रहा है जो आप बात कर रहे हैं। बट मैं ओवरऑल इसको कोई सोची समझी साजिश तो कम से कम डिक्लेयर नहीं करूँगी। सही, यशफीन हमारे साथ रहिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है। और ये जो है फॉल्ट लाइन का या ये इस सारे मामले को, इस बहरान के हवाले से इस गुफ्तगू में ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान नाअहल हो गए हैं और अदालती एक प्रोसेस हुआ और वो नाअहल करार दे दिए गए, मामला और सवालात तब उठते हैं जब इसको तूल दिया जाता है। अगर आज 3 बजे इंतखाब होना था तो आज इंतखाब हो जाता। वो जो 72 घंटे और 72 घंटे के बाद नया जो है वो इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाए और फिर गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला का इंतखाब हो, उस दौरान कोई सियासी जोड़ तोड़ की जा सके, ये वो वजह है जिसकी वजह से ये सवालात उठते हैं। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी
क्या करने गए अमेरिका? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।